नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। तो बच्चे कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। गुड आफ्टरनून। ठीक है, एक बार साउंड वगैरह सब चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो टॉपिक अभी चल रहा है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट अभी चल रहा है और इसकी आज क्लास होगी। ठीक है, एक क्लास कल होगी और एक क्लास परसों होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 क्लास और लगेंगी रेफ्रिजरेंट की और फिर ये आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने इसमें ठीक ठाक करा दी, अच्छे खासे क्वेश्चन भी यहाँ से हो गए हैं। और आज आपका है ट्यूसडे, आज मंगलवार है। ठीक है, और बुधवार और बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये आपका थर्सडे तक ये टॉपिक मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें कवर हो चुकी हैं और फिर आते हैं आज हमें जो पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो बच्चे, रेफ्रिजरेंट मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की बात हम बिल्कुल कर चुके हैं, डेजिग्नेशन करना बिल्कुल देख चुके हैं। ठीक है, और इसमें 4 केसेस बेसिकली हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, एक हमने बात की थी जब रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं, जैसे R11 है, इसका केमिकल फॉर्मूला हमने निकालना सीखा और इसके बाद फिर हमने जाना कि किस तरह से इनकी केमिकल नेमिंग होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। R12 की हमने बात की, R22 की हम बात कर चुके हैं, R134 जिसमें क्लोरीन बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेंट एक अच्छा रेफ्रिजरेंट माना जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्लोरीन के प्रेजेंट होने से क्या नुकसान होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ठीक है, ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है। इसीलिए एक ऐसा रेफ्रिजरेंट जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट नहीं होता है वो रेफ्रिजरेंट काफी अच्छा रेफ्रिजरेंट माना जाता है। चलिए, तो ये सब बातें हम लोग बिल्कुल कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमने केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम निकालना सीखा था, ये सारा हमारा हो चुका है। फिर हमने बात की थी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जहां पर कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद फिर हमने बात की थी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट की, यानी कि कार्बनिक यौगिक की। ठीक है, और इसमें जैसे आपकी एयर है, अमोनिया है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इस तरह के रेफ्रिजरेंट आते हैं और इन्हें निकालने के लिए हम 700 में मोलिकुलर वेट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 700 प्लस समथिंग, इस तरह से इन रेफ्रिजरेंट को लिखा जाता है। चलिए, केस 4 में बच्चे हमने बात की थी कि आपके एजोट्रोप्स क्या होते हैं। तो केस 4 में हम एजोट्रोप्स की, ठीक है, देख चुके हैं। तो इन्हें लिखने के लिए 500 प्लस समथिंग रहेगा, जैसे 502 की हम बात करते हैं, R500 की हम बात करते हैं। चलिए, तो ये आपके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट थे। इसमें हम हेलोकार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं, एजोट्रोप्स की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं और साथ ही साथ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात इसमें की जाती है। ये सभी आपके होते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो हेलोकार्बन्स मैंने आपको बताया था कि हेलोकार्बन्स के अदर नेम भी आपको याद रखने हैं, जैसे फ्रियोन की हम बात करते हैं, जेनेट्रॉन की हम बात करते हैं, आइसोट्रोन की हम बात करते हैं, एरोटोन की हम बात करते हैं। ये सारे आपके हेलोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं और ये क्लासिफिकेशन या इस पर जितना भी काम किया गया है ये सब किया जाता है एसरे के द्वारा। एसरे की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। चलिए, तो ये सभी बातें भी आपकी बिल्कुल हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये आपके हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट है, इनका केमिकल नेम लिखा हुआ है, साथ ही साथ इनका केमिकल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। फिर एजोट्रोप्स की अगर हम बात करें तो 2 अलग अलग रेफ्रिजरेंट को मिलाकर एजोट्रोप्स बनाए जाते हैं। ये 2 अलग अलग रेफ्रिजरेंट का मिश्रण होते हैं
फिर बच्चे हमने हाइड्रोकार्बन्स की बात की, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में आप देखोगे कि यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा और कोई सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और ये सभी आपको याद रखने हैं। R50, R170 क्या होता है, R600 और R601 क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आपका R717 अमोनिया, R718 पानी, R729 हवा, R744 आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और R अगर 764 की बात करोगे तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है बाय नेम। और इनका जो रेफ्रिजरेंट नंबर है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि पेपर में सीधा क्वेश्चन यहां से पूछेगा। और बिना वजह के, ठीक है, बेवजह आप वहां पर पहले लिखोगे SO2, फिर S को लिखोगे 16S32, ऑक्सीजन को आप लिखोगे 8O16, तो इसमें बिना वजह के आप टाइम खराब करोगे, ठीक है। उसका आपको कोई बेनिफिट होना नहीं है। तो सीधा नाम याद रखो और इसका जो भी नंबर है वो याद रखो, ठीक है। तो ये हमारा पेपर में टाइम सेव कराएगा। चलिए, फिर बच्चे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये सभी आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। मैंने आपको बताया था एन क्या होते हैं, इन क्या होते हैं, ठीक है। एन और इन की बात भी हम बिल्कुल कर चुके हैं। और किस कलर के सिलेंडर में, ठीक है, कौन सा रेफ्रिजरेंट भरा जाता है, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। चलिए, फिर हमने बात की थी कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हमने यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात की, हमने यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की, हमने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की। तो एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में, ठीक है, ये सभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का होना बेहद जरूरी है, ठीक है। ये अगर अच्छी होंगी तो एक रेफ्रिजरेंट भी हमारा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमने एक क्वेश्चन देखे, और ये सभी केमिकल प्रॉपर्टीज एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद फिर बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के अंदर। तो ये सब डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखे, अदर प्रॉपर्टीज की हमने बात की, ठीक है। चलिए, तो ये सारी कहानी हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से। अगर यहां तक आपका कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप बता सकते हो। अभी टॉपिक रनिंग में है, ठीक है, तो उसे डिस्कस कर लेंगे। बाद में भी आप पूछ सकते हो कभी, लेकिन बाद में फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। बिल्कुल भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो नोट्स वगैरह मैं बता ही चुका हूँ कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो नोट्स में अपलोड करा दूंगा। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराएंगे, आपके कॉन्सेप्ट की पॉलिश कराने के लिए है, ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको जिस एग्जाम की तैयारी करनी है उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। रीजन क्या है, हर एक एग्जामिनर एक पर्टिकुलर टॉपिक को पसंद करता है, ठीक है। जैसे किसी को VCRS पसंद होगा, किसी को VRS पसंद होगा, कोई रेफ्रिजरेंट को पसंद करेगा, कोई साइकोमेट्रिक को पसंद करेगा। तो हर एक एग्जामिनर का अलग अलग फेवरेट टॉपिक होता है जिससे वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो चीजें जब डेप्थ में जाती हैं तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बदलने लगता है, ठीक है। अब एक ही टॉपिक को अगर हम डेप्थ में खींचते जाएंगे तो उससे ये होता है कि सिलेबस फिर आपका जो कंप्लीट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। पूरा साल खिंच जाता है उस चीज के लिए। तो एक टॉपिक को मैं उतना ही कराता हूं कि आपके लगभग 80 to 90% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे यहाँ से आसानी से। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करनी होगी, ताकि पेपर में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का वेरिएशन होता है तो आप उन चीजों को कवर कर पाओ। बिल्कुल। चलिए, तो यहां तक की कहानी आप बिल्कुल समझ चुके हो। चलिए, तो बच्चे आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे एक एक रेफ्रिजरेंट को हम पकड़ेंगे, ठीक है। जो इंपोर्टेंट रेफ्रिजरेंट है, वैसे तो पता नहीं कितने रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। तो हर एक ना तो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, और ना ही हर एक के बारे में हम जान पाएंगे। लेकिन कुछ इंपोर्टेंट रेफ्रिजरेंट हमारे पास हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। रीजन क्या है
क्योंकि इनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां से क्वेश्चन भी पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अलग अलग रेफ्रिजरेंट को हम पकड़ेंगे और इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ से देखने हैं, क्योंकि यहाँ से पेपर में 101% क्वेश्चन सीधे, जैसे आपको बताऊंगा इसी तरह से बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी एक इंफॉर्मेटिव टाइप का ये होगा। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको वो पेपर के लिए याद रखनी है। ठीक है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सिर्फ अब हम बात करेंगे डेटा की। ठीक है, हर एक रेफ्रिजरेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनके बारे में हम लोग जानते जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एयर की। ठीक है, चलिए तो बच्चे एयर की हम बात करें तो सबसे पहला तो यही कहानी रहती है कि एयर जो होगा, ठीक है, एयर के लिए हम इसे किस नंबर से लिखते हैं। ठीक है, तो एयर के लिए बच्चे मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, आर। ठीक है, 729 700 सीरीज होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एयर एक कैसा कंपाउंड है। ठीक है, ये भी आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि एयर कैसा कंपाउंड है, एयर यहां पर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एयर यहां पर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसीलिए हमने इसे किससे लिखा है, हमने इसे लिखा है R729 से। ठीक है, चलिए तो ये तो बात हो गई सबसे पहली। ठीक है, चलिए इसके अलावा बच्चे अगर एयर के एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करने की हम बात करें तो इसमें क्या क्या खासियत है, ऐसा क्या इसमें खास है। ठीक है, ऐसे क्या फायदे हैं कि एयर को हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस्ट की, ठीक है भाई, सबसे पहले तो हमें कॉस्ट का ही देखना पड़ेगा कि यह सस्ता है या महंगा है। तो आप देख सकते हो कि एयर हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक ऐसा रेफ्रिजरेंट होगा जिसकी लागत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो एयर के लिए नो कॉस्ट इन्वॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हमने कॉस्ट की बात की तो कॉस्ट बिल्कुल फ्री ही है। ठीक है, तो कोई लागत शामिल नहीं है। ठीक है, और ये आसानी से उपलब्ध है। अगर इसकी अवेलेबिलिटी की हम बात करेंगे तो एयर हर जगह मिल सकती है। तो दो चीज इसके बारे में है, कॉस्ट लगभग फ्री है, और अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो ये हर जगह अवेलेबल होता है। फिर दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि एक रेफ्रिजरेंट के बारे में हमें जानना पड़ता है कि यह टॉक्सिक है या नहीं है, या ज्वलनशील है यानी कि फ्लेमेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इन पॉइंट पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो एयर की हम बात करेंगे तो ये बच्चे कैसा है, नॉन टॉक्सिक। एयर में क्या जहरीला होगा, ठीक है, हम सांस लेते हैं तो इससे तो हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा आपको याद रखना है कि यह कैसा है, नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, पूरी तरह से नॉन टॉक्सिक है, यानी कि यह बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। चलिए फिर अगर हम बात करें कि सेफ है या नहीं है, यानी कि फ्लेमेबिलिटी इसमें है या नहीं है, ज्वलनशील है या नहीं है। ठीक है, तो एयर अपने आप में तो नहीं जलेगी जब तक कोई ईंधन हम इसमें नहीं डालेंगे। तो ये फ्यूल नहीं है कोई कि इसमें आग लग जाए। तो ये कैसा है, ये हमारा कंप्लीटली सेफ है। ठीक है, इससे हमें ये खतरा भी नहीं है। ठीक है, और एयर के अगर हम रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करने की बात करेंगे तो यह आपका बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन अगर हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करेंगे तो उस टाइम पर भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि एयर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यूज किया गया एज ए रेफ्रिजरेंट। ठीक है, उस टाइम की हम बात करें कि उस टाइम तक भी इसे यूज किया जाता था। चलिए फिर बच्चे यहां से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वो आता है। ठीक है, कि एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट कहां पर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो बच्चे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको आगे चलकर इसके बारे में समझाऊंगा भी। तो बच्चे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन जो होता है, ठीक है, आपके हवाई जहाज वगैरह जो होते हैं, आपके विमान प्रशीतन में इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। यह पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद आता है।
तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में, ठीक है, एयरक्राफ्ट इस तरह से आप याद रख लो, एयरक्राफ्ट, ठीक है। हवाई जहाज कहां पर चलता है? हवाई जहाज हवा में चलेगा, तो हवाई जहाज में जो रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है ये आपका होता है एयर, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है किसका? आपकी एयर का। इसका रीजन क्या है बच्चे? कोई जब एरोप्लेन उड़ेगा, जब कोई हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है, तो वेट को लिमिटेड करना, ठीक है, वजन को कम करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर वजन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमें साइज बड़ा रखना पड़ेगा, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा रहेगा, ठीक है, यानी कि खर्चा ज्यादा होगा। जैसे जैसे वजन बढ़ता रहेगा उसी तरह से फ्यूल ज्यादा लगेगा और यहाँ पर खर्चा बढ़ता रहेगा। तो हमें क्या करना है? वजन को कम करना है, ठीक है। तो अगर हम रेफ्रिजरेंट के बड़े बड़े सिलेंडर रख देंगे, ठीक है, किसी भी एयरक्राफ्ट में, तो वहां पर हमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि वजन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे अगर आपके घर में नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की बात करोगे तो इसमें एक सिलेंडर होता है जिसमें रेफ्रिजरेंट भर दिया जाता है और यह कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह जो आपका एयरक्राफ्ट होंगे, जो एरोप्लेन होंगे, इसमें भी हमें सिलेंडर में रेफ्रिजरेंट को स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वजन बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं करते हैं, वहां से एम्बियंट से डायरेक्ट एयर को उठाते हैं, उससे कूलिंग करते हैं और एम्बियंट में इसका रिजेक्शन कर देते हैं। एम्बियंट से एयर को उठाया और जहां पर हमें कूलिंग करनी थी कूलिंग करेंगे और एम्बियंट में इसका रिजेक्शन मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेट कम करके हम अच्छा खासा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देख सकते हैं, यानी कि अच्छा खासा ठंडा हम जगहों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि एयर का इस्तेमाल जो किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट, ये किया जाता है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एयर के लिए। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एयर का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, ठीक है। नॉन टॉक्सिक है तो बड़ी कॉमन सी चीज है, सभी को पता है। आग में अपने आप में हवा नहीं लग सकती जब तक इसमें कोई ईंधन नहीं मिलाओगे, ठीक है। और सेफ है, काफी पहले से इसका इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है। इस टाइम से इसका इस्तेमाल होता है, वर्ल्ड वॉर के टाइम से इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए बच्चे, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले रेफ्रिजरेंट की तरफ। और अगला हमारा जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर होगा, ठीक है, ये हमारा होगा कौन सा बच्चे? अमोनिया, यानी कि R717। नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट हमारे पास कौन सा है? अमोनिया, ठीक है। और अगर अमोनिया की हम बात करेंगे, अमोनिया भी हमारा किस तरह का रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। अगर अमोनिया की बात करोगे तो अमोनिया भी हमारा एक इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। ये चीज तो आपको पहले से ही पता चल गई, ठीक है। अगर अमोनिया की भी आप बात करोगे तो ये भी हमारा एक इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। और दूसरा, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर अमोनिया की बात करोगे, अमोनिया होता है R717, ठीक है। अमोनिया एक इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट यानी कि अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। और ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए, अमोनिया के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अमोनिया को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यह चीजों को सबसे ज्यादा ठंडा करने की काबिलियत रखता है, ठीक है। कम बिजली का यूज करके, कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इससे चीजों को ज्यादा से ज्यादा ठंडा कर सकते हैं। इवन हम कह सकते हैं कि इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, ठीक है, जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है, यह पानी के बाद सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी जगह पर इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं जो कि ह्यूमन को डायरेक्ट अफेक्ट करे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि एसी वगैरह में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लीक करेगा तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थ की जो चीजें होती हैं, ठीक है, खाने वगैरह की जो चीजें होती हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सीधा नुकसान देगा, ठीक है। खाने में जाएगा तो जहर की तरह हमारे लिए काम करेगा, तो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो ऐसी जगहों पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जहां से हमें
जहां ह्यूमन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल काफी जगह किया जाता है क्योंकि यह सबसे ज्यादा हीट को किसी भी सिस्टम से निकाल सकता है, इसके अंदर ये काबिलियत होती है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं बच्चे यहाँ पर अमोनिया की। अमोनिया सबसे पहला, अमोनिया आपका होता है R717। अमोनिया आपका होता है R717 क्योंकि अमोनिया एक इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बच्चे अगर हम बात करें, ये कैसा है, हाईली टॉक्सिक, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कैसा है बच्चे, यह हाईली टॉक्सिक है, यानी कि अत्यधिक जहरीला है, ठीक है। यह बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जहरीला है, ज्वलनशील है, इसमें सीधी आग लग सकती है, ठीक है। ये कैसा है, फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील है। इससे इरिटेटिंग भी होती है, ठीक है, इससे इरिटेटिंग भी होती है यानी कि हमें परेशानी भी होती है, और साथ ही साथ यह हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं इन्हें नष्ट कर सकता है, यानी कि इनके लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। अमोनिया कैसा है, अमोनिया टॉक्सिक है, अमोनिया फ्लेमेबल है यानी कि इसमें आग लग सकती है, ठीक है, अमोनिया इरिटेटिंग भी है, और अमोनिया हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं इन्हें भी खतरा पैदा कर सकता है, ठीक है। चलिए लेकिन इसके अंदर क्या खास बात है, जो सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहां पर जो लिखा हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 किलोग्राम अगर हम रेफ्रिजरेंट लेते हैं तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो होगी, इसकी ठंडा करने की जो क्षमता होती है यह बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से इसे बहुत सी जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड पॉइंट होने की वजह से ही इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। इट हैज द हाईएस्ट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर किलोग्राम ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, प्रति किलो रेफ्रिजरेंट में इसका रेफ्रिजरेटिंग प्रभाव सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल काफी किया जाता है, ठीक है। दूसरा मैं बच्चे आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक अच्छा रेफ्रिजरेंट वो होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि कम तापमान पर ही उबलना शुरू कर देता है, ठीक है, क्वथनांक कम होता है। और दूसरा हमने बात की थी कि जिसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है वो रेफ्रिजरेंट एक अच्छा रेफ्रिजरेंट माना जाता है, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। जब बच्चे हम बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टी किसी भी रेफ्रिजरेंट के अंदर होनी चाहिए, एक होती है लो बॉइलिंग पॉइंट और एक होती है लो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे अमोनिया की, अमोनिया के अंदर ये दोनों ही खासियत पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया के अंदर ये दोनों खासियत पाई जाती हैं, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है। अब कुछ लोगों ने देखा होगा कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये लिखा हुआ है -33.3 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है, डेटा बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लेना। पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो -33.3 डिग्री सेल्सियस होता है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट। और इसी तरह अगर हम अमोनिया के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -77.8 डिग्री सेल्सियस। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। वायुमंडलीय दाब पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है -33.3 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसके फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करेंगे, ठीक है, ये होता है -77.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों डेटा आपको याद रखने हैं क्योंकि पेपर में सीधा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे यह उबलना जो शुरू कर देता है नेगेटिव टेम्परेचर है, वायुमंडलीय दाब पर ये टेम्परेचर निकाले गए हैं, ठीक है। और अगर इसके जमने के तापमान की हम बात करेंगे तो ये भी अच्छा खासा कम है, माइनस में है, ठीक है। माइनस में तो आप समझ गए होंगे, पहले आएगा आपका 0, ठीक है, फिर -1, फिर -2, इस तरह से ये पूरा चलेगा। तो वायुमंडलीय दबाव पर उबलता जो है, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है ये कितना है -33.3 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसके फ्रीजिंग तापमान की हम बात करेंगे ये होता है -77.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज भी हैं जिसकी वजह से अमोनिया हो जाता है एक काफी अच्छा रेफ्रिजरेंट, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि अमोनिया टॉक्सिक है या नहीं है, अमोनिया जहरीला है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल जहरीला है, ठीक है, यह बिल्कुल हानिकारक है। क्या अमोनिया
फ्लेमेबल है यानी कि ज्वलनशील है, तो आप बोलोगे बिल्कुल ज्वलनशील है। ठीक है, क्या इससे इरिटेशन होती है? बिल्कुल होती है। क्या यह खाद्य पदार्थों को भी नुकसान पहुंचाता है? तो आप बोलोगे हाँ, यह खाद्य पदार्थों को भी बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सारी कमियां होने के बाद भी इसमें कुछ अच्छाइयां हैं, और ये क्या है? क्योंकि यह सबसे ज्यादा चीजों को ठंडा कर सकता है। ठीक है, कम रेफ्रिजरेंट लेकर इसका जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है ये अच्छा खासा है। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये -33.3 डिग्री सेल्सियस है, और अगर इसके फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो ये भी अच्छा खासा कम है, और ये कितना है? -77.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अमोनिया के अंदर काफी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चे अगर हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, तो अमोनिया की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन काफी अच्छी खासी होती है। ठीक है, पानी के बाद यह दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है, सबसे ज्यादा होती है पानी की, और पानी के बाद यह दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है, लेकिन बच्चे पानी भी इससे ज्यादा अच्छा नहीं है। रीजन क्या है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है, और दूसरा पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू ज्यादा है, ये दोनों कम होनी चाहिए। लेकिन अमोनिया की हम बात करेंगे, अमोनिया में ये दोनों वैल्यू ही कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो पानी की होती है, और पानी के बाद जितने भी हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, अमोनिया सेकंड नंबर पर आता है, यानी कि दूसरे प्लेस पर आता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है 1316.5 किलोजूल पर किलोग्राम, और यह डेटा जो लिया गया है यह -15 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा कि अलग अलग टेम्परेचर पर ये वैल्यूज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हम TF डायग्राम निकालते हैं। यह जो डिस्टेंस होती है ये होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और यह जैसे जैसे तापमान बढ़ता रहेगा ये वैल्यू प्रभावित होती रहती है। ठीक है, तो ये डेटा आपका -15 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया है। चलिए फिर बच्चे इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो क्या कहता है कि अमोनिया को किस किस धातु के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और किस किस मटेरियल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पेपर में यहां से भर भर कर क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिएगा क्या कहता है। तो बच्चे अगर अमोनिया की हम बात करें, अमोनिया को जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन फेरस मेटल आप समझ ही गए होंगे, जो एल्हो धातु होते हैं, ठीक है, जिनमें लोहा बिल्कुल भी नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है नॉन फेरस मेटल। ठीक है, तो नॉन फेरस मेटल जो होते हैं, ठीक है, इन्हें कभी भी अमोनिया के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अमोनिया ने क्या कर सकता है? अमोनिया इन्हें बेकार कर सकता है। अमोनिया पानी की उपस्थिति में एल्हो धातु पर हमला करता है। ठीक है, इसलिए अमोनिया प्रशीतन प्रणालियों के साथ साथ तांबे और पीतल का कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद आता है कि अमोनिया को किस तरह के धातु के साथ यूज नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे अभी हम आपके घर में जो रेफ्रिजरेंट लगा होगा, जो फ्रिज लगा होगा, ठीक है, जो AC लगा होगा, इसमें जो ट्यूब्स होती है ना, ठीक है, ये ट्यूब्स बनी होती हैं जनरली कॉपर की, क्योंकि कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो ट्यूब्स जो बनाते हैं आजकल आपने देखा भी होगा, लिखा रहता है कि 100% कॉपर ट्यूब्स। आपके घर में जो AC लगा होगा, जब उसे ध्यान से आप देखोगे तो उस पर लिखा होगा 100% कॉपर ट्यूब्स। ठीक है, तो कॉपर की यानी कि तांबे की जो ट्यूब्स जनरली लगाई जाती हैं, लेकिन अगर रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं अमोनिया, उस केस में कॉपर की ट्यूब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या इवन हम कहेंगे कि जो लोहे की ट्यूब नहीं बनी हुई है उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। यानी कि नॉन फेरस मेटल्स एलो धातुओं का उपयोग अमोनिया के साथ कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी स्पेशली कॉपर और ब्रास का इस्तेमाल हम लोग कभी नहीं करते हैं। तो अमोनिया अटैक्स ऑन नॉन फेरस मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देयरफॉर कॉपर एंड ब्रास आर नेवर यूज्ड विद अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तांबे और पीतल के साथ अमोनिया का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह इन्हें बेकार कर सकता है। ठीक है, ये ट्यूब अगर हम लगाएंगे तो ये ट्यूब यहाँ पर जल्दी बेकार हो सकती है। ठीक है, तो अगर नॉन फेरस की नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है कि अगर हम अमोनिया के साथ नॉन फेरस मटेरियल्स की
ट्यूब्स नहीं लगाएंगे तो हम किसे लगाएंगे? तो बच्चे अमोनिया के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अमोनिया के साथ हम इस्तेमाल करते हैं किसका? ठीक है, अमोनिया के साथ हम इस्तेमाल करते हैं फेरस मेटल्स का, ठीक है। अमोनिया के साथ हम इस्तेमाल करते हैं फेरस मेटल्स का, यानी कि लोह धातुओं का, ठीक है। अमोनिया के साथ जो इस्तेमाल किया जाता है यह है फेरस, यह है फेरस, यानी कि लोह धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया के साथ फेरस यानी कि लोह धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आयरन और स्टील की हम बात इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आयरन और स्टील की बात इसमें बिल्कुल की जा सकती है, ठीक है। आयरन और स्टील की बात इसमें बिल्कुल की जा सकती है, और ये चीज आपको याद रखें। आयरन और स्टील की बात यहाँ पर बिल्कुल की जा सकती है। कॉपर और ब्रास के साथ अमोनिया का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर अमोनिया हम यूज कर रहे हैं एज ए रेफ्रिजरेंट तो हमें फेरस यानी कि लोह धातुओं से बनी ट्यूब्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसमें भी हमें आयरन और स्टील का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट एक बार मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो अमोनिया शुड नेवर बी यूज्ड विद कॉपर, ब्रास एंड अदर कॉपर एलॉयज। आयरन एंड स्टील शुड बी यूज्ड इन अमोनिया सिस्टम, ठीक है। अमोनिया का उपयोग तांबे, पीतल और अन्य तांबे मिश्र धातुओं के साथ कभी नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय अमोनिया सिस्टम में आयरन और स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। अमोनिया के साथ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम करते हैं आयरन का और स्टील का, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि ये पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट। चलिए, फिर बच्चे बात आती है कि अमोनिया का इस्तेमाल हम कहां कहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अमोनिया का इस्तेमाल जो लार्ज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, कॉमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन सिस्टम, रेसिप्रोकेटिंग को प्रत्यगामी भी कहा जाता है, प्रत्यगामी यानी कि जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगाकर किसी चीज को हम कंप्रेस करते हैं, यानी कि उसका संपीड़न किया जाता है, ठीक है। तो यह व्यापक रूप से बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक पारस्परिक संपीड़न, ठीक है, पारस्परिक संपीड़न प्रणालियों में उपयोग किया जाता है, ठीक है, जहां विषाक्तता माध्यमिक है, ठीक है, वेयर टॉक्सिसिटी इज सेकेंडरी, जहां पर टॉक्सिसिटी को हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है, जहां पर टॉक्सिसिटी इतनी मैटर नहीं करती है। जैसे आप घरों में इस्तेमाल होने वाले या रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेंट की बात करोगे तो यहाँ पर यह टॉक्सिक है या नहीं है, यह चीज काफी मायने रखती है क्योंकि हमारी बॉडी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जहां पर टॉक्सिसिटी इतना मैटर नहीं करती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ चीजों को ठंडा करना ही मैटर करता है, वहां पर अमोनिया का इस्तेमाल हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अमोनिया के साथ जो कंप्रेसर का हम इस्तेमाल करते हैं यह कंप्रेसर किस प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा यह एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होगा। बाकी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है जब मैं आपको कंप्रेसर पढ़ाऊंगा उस टाइम पर हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अमोनिया का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एब्जॉर्प्शन सिस्टम में किया जाता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एक होता है वीएआरएस, ठीक है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। दोनों ही चीजें मैं आगे चलकर बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना आप याद कर लीजिएगा कि जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है, ठीक है, जो अवशोषण प्रणाली होती है, तो अवशोषण प्रणाली में भी इसका उपयोग बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। यह बड़े पैमानों पर बर्फ संयंत्रों, काफी इंपोर्टेंट भाई, भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। बड़े कोल्ड स्टोरेज, बड़े कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, यहां पर इसका बर्फ कारखाने, यहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। चलिए, तो इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन आइस प्लांट्स, ठीक है, पैकिंग प्लांट्स, लार्ज कोल्ड स्टोरेज एंड स्केटिंग रिंग्स। अमोनिया इज कॉमनली यूज्ड इन आइस फैक्ट्रीज, ठीक है, आइस वाला ये तो उठा लो, ठीक है, आइस वाले में तो इसका इस्तेमाल काफी किया जाता है, ठीक है। एंड ब्रीवरीज विदाउट ऑप्शन, ठीक है, द रीजन फॉर दिस आर, ठीक है, क्या क्या रीजन है तो मैं रीजन आपको बता ही चुका हूं।
क्योंकि अगर इसके महंगे और सस्ते होने की बात करें तो यह सस्ता पड़ता है, ठीक है। रनिंग कॉस्ट कम आती है क्योंकि इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन की वैल्यू अच्छी खासी है। लेटेंट हीट ज्यादा है तो इसका खर्चा भी कम आता है, ठीक है। तीसरा यहां पर क्या है कि लीक का डिटेक्शन आसान रहता है, ठीक है। अगर लीक करता है तो इसे आसानी से हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दो चीजें यहां से होनी चाहिए। एक तो हम जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं ये कभी लीक नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार का हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं ये कभी लीक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी लीक करता है तो इसका डिटेक्शन आसान होना चाहिए, यानी कि आसानी से हमें इसे पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। तो अमोनिया की अगर हम बात करेंगे चीपेस्ट रेफ्रिजरेंट है, यानी कि यह सस्ता है। रनिंग कॉस्ट कम आती है क्योंकि इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन की वैल्यू कम है, ठीक है। और अगर इसके लीक डिटेक्शन टेस्ट की हम बात करेंगे तो लीक डिटेक्शन टेस्ट इसका आसान होता है और बहुत जल्दी से हम पकड़ लेते हैं कि अमोनिया लीक कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें भी काफी मैटर करती हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि अमोनिया के साथ कभी भी कॉपर और ब्रास का मटेरियल यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्हें बेकार कर देता है। अमोनिया के साथ हमें फेरस मेटल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जैसे आयरन और स्टील जो होते हैं यह लोह धातु होते हैं, तो इनका इस्तेमाल यहां पर हमें हमेशा करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बच्चे अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीक डिटेक्शन टेस्ट अमोनिया का आसान होता है, तो लीक डिटेक्शन टेस्ट से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमोनिया का लीक डिटेक्शन किससे किया जाता है, ठीक है। वैसे तो रेफ्रिजरेंट लीक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर लीक करता भी है, ठीक है, लीक कर भी जाता है, जैसे कि घर के जो आपके रेफ्रिजरेटर होंगे, ठीक है, अगर इसके पीछे जो ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब डैमेज हो गई है या कहीं से वो घिस गई है या टेढ़ी मेढ़ी होकर टूट गई है या कुछ और रीजन है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट कुछ टाइम बाद लीक कर सकता है, ठीक है, उसके चांसेस बिल्कुल होते हैं। चलिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रेफ्रिजरेंट लीक नहीं करना चाहिए, लेकिन लीक अगर कर भी जाता है तो उसका डिटेक्शन टेस्ट बहुत आसान होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इन अमोनिया सिस्टम टू डिटेक्ट द लीकेज, ठीक है, अमोनिया प्रणालियों में रिसाव का पता लगाने के लिए एक सल्फर, ठीक है, ए सल्फर कैंडल इज यूज्ड, ठीक है, एक सल्फर कैंडल इज यूज्ड, ठीक है, एक सल्फर कैंडल इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और जो कि अमोनिया वेपर अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहां पर सफेद धुआं निकलता है, ठीक है, इसका धुआं कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि सल्फर मोमबत्ती जब हम यूज करते हैं, ठीक है, सल्फर कैंडल हमने इस्तेमाल की, ठीक है, सल्फर कैंडल का हमने इस्तेमाल किया, और अमोनिया अगर लीक कर रही है, ठीक है, अमोनिया अगर लीक कर रही है, अमोनिया अगर वातावरण में प्रेजेंट है, ठीक है, और इस सल्फर कैंडल को हम लेकर गए, ठीक है, तो यहां पर जो धुआं निकलता है यह है सफेद रंग का धुआं निकलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया का लीक डिटेक्शन टेस्ट हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो लीक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर रेफ्रिजरेंट फिर भी लीक कर जाता है तो इसका डिटेक्शन टेस्ट बहुत आसान होना चाहिए, वेरी इजी होना चाहिए, ठीक है। तो अमोनिया का लीक डिटेक्शन किया जाता है सल्फर कैंडल के द्वारा। सल्फर कैंडल को अगर हम पास में लेकर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर इससे सफेद धुआं निकलता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर अमोनिया लीक कर रही है, ठीक है। तो दो चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहला सल्फर कैंडल हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा धुआं किस कलर का निकलता है, ठीक है। तो अमोनिया वेपर अगर प्रेजेंट है, अमोनिया की वाष्प अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो सल्फर कैंडल से सफेद धुआं निकलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फर कैंडल से किस तरह का धुआं निकलता है, तो यहां से सफेद धुआं निकलता है, ठीक है, यानी कि यहां से व्हाइट स्मोक निकलता है। और ये चीज आपको याद रखनी है सीधा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं अमोनिया के बारे में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं और फिर आते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। चलिए, अमोनिया की अगर हम बात करेंगे, अमोनिया एक आपका इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। अमोनिया R717 से लिखा जाता है। अमोनिया बिल्कुल जहरीला है, बेहद जहरीला है, ठीक है, टॉक्सिक है, फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील है, बिल्कुल ज्वलनशील है, ठीक है। क्या इससे इरिटेशन होती है? बिल्कुल होती है। और अगर फूड वगैरह के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि खाना क्या है, हमने ऐसे ही रख दिया फ्रीजर में, ठीक है, और सब्जी वगैरह ऐसी रख दी, फल आपने रख दिए, ठीक है, और भी चीजें आपने रख दी, ठीक है,
लेकिन फिर भी बच्चे क्या है कि जो खाना फ्रिज में हम खाते हैं ना वो हमेशा गर्म करके खाना चाहिए, ठीक है, तो उससे नुकसान हमें कम होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेफ्रिजरेंट लीक करता ही करता है और वो हमारे खाने के अंदर जा सकता है, ठीक है। वैसे तो चांसेस बहुत कम है, रेफ्रिजरेटर में अगर लीकेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो लीक कर ही जाता है, तो सभी को पता है कि रेफ्रिजरेंट लीक करता ही करता है, एक टाइम बाद आपका रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर खाली हो जाता है, एसी वगैरह से भी लीक कर ही जाता है, ठीक है। कितना भी आप अच्छे से सिस्टम को तैयार कर लो फिर भी लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए, लेकिन रेफ्रिजरेंट में ठंडा करने की क्षमता ज्यादा होती है क्योंकि इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन पानी के बाद दूसरे नंबर पर आती है, 1316 कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, नेगेटिव है बल्कि -33.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब दीवारों में सिर मत मारने लगना कि भैया नेगेटिव कम तापमान पर भी कैसे बॉइलिंग होने लगी। बॉइलिंग यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं हम कि वेपर से लिक्विड से वेपर में किसी चीज का कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। और अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो ये आपका होता है -77.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए, लेटेंट हीट इसकी अच्छी खासी है 1316, ठीक है, पानी के बाद दूसरे नंबर पर आती है, ठीक है। अमोनिया के साथ कभी भी कॉपर और ब्रास की धातु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इन्हें बेकार कर सकता है, ठीक है। हमें यहाँ पर फेरस मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे आपकी आयरन और स्टील होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर बच्चे अगर हम बात करें कि अमोनिया कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं तो आइस प्लांट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आइस प्लांट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं अमोनिया का, ठीक है। चलिए, फिर बच्चे हमने लास्ट में बात की कि इसका लीक डिटेक्शन किस तरह से करते हैं, तो सल्फर कैंडल हम लेकर जाते हैं, ठीक है। अगर वहां पर अमोनिया प्रेजेंट है, अगर वहां पर अमोनिया की वेपर प्रेजेंट है, अगर वहां पर अमोनिया की भाप प्रेजेंट है तो यहाँ से सफेद धुआं निकलता है और हमें पता चल जाता है कि अमोनिया लीक कर रही है, ठीक है। चलिए, तो बच्चे इसके बाद बात आती है फिर कुछ क्वेश्चन की, तो आइए पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले रेफ्रिजरेंट की तरफ, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लीकेज क्या करता है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लीक कर रहा है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम लीकेज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लीकेज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लीकेज ये ऑप्शन कहता है उसकी कूलिंग कार्यकुशलता को कम कर देता है, ठीक है। डिक्रीजेस इट्स कूलिंग कैपेसिटी, डिक्रीजेस इट्स कूलिंग कैपेसिटी, ठीक है। बी कहता है इंक्रीजेस इट्स कूलिंग कैपेसिटी, इंक्रीजिंग इट्स कूलिंग कैपेसिटी, ठीक है। सी कहता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, नो इफेक्ट, कूलिंग कैपेसिटी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि नो इफेक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऑप्शन डी कहता है इंक्रीजेस सीओपी, ठीक है, इंक्रीजेस सीओपी, सीओपी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। सीओपी क्या होती है, सीओपी होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। सीओपी होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इंक्रीजेस सीओपी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। इंक्रीजेस सीओपी यानी कि इंक्रीजेस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं। वेरी गुड, लाजवाब भाई। इस टाइम पर भी अगर तुम्हारा दिमाग खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि नींद में नहीं हो, ठीक है, जग रहे हैं। और ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि आप लोग जगे हुए हैं, क्योंकि जगा हुआ होना ही मायने रखता है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। जितने टाइम आप जगे हुए हो, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, उतना ही आप सक्सेस, सफलता
ठीक है, अपने गोल टारगेट सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड। भाई सीधा सा है यार, प्रैक्टिकल लेकर चलो ना। अगर आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, जो एसी रखे हुए हैं, अगर मैं इनसे सारा रेफ्रिजरेटर निकाल दूं तो क्या ये ठंडा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। सीधा सा है, इससे आसान क्वेश्चन और क्या मिलेगा? ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल सकता है कि अगर मैं रेफ्रिजरेंट को सारा ही निकाल दूंगा तो क्या कभी ये ठंडा कर पाएगा? भैया कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन ए आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अभी आपको डेटा सारा दिखाया। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए ये चीजें तो, और नहीं छप रही हैं तो छाप लो, खोलो दिमाग को थोड़ा सा, जगाना पड़ता है आप लोगों को, सो जाते हो। सोना नहीं है, जागते रहना है। और नोट्स बनाने की आदत डाल लो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ। ठीक है, कम लिखकर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो पेपर में देखकर परेशान नहीं होना है कि नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है, बॉइलिंग नेगेटिव पर कैसे हो गई। ठीक है भैया, हर एक सब्सटेंस की कहानी अलग अलग होती है। जैसे आपको बताई थी ड्राई आइस, ठीक है, क्या होती है? सीधा सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर एक सब्सटेंस की कहानी अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया बॉईल कर रहा है -33.3 पर, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है, हमें तो बस ऑप्शन सी को टिक करना है और पेपर में अपना 1 मार्क्स तैयार करना है। बाकी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, इतना जानने के लिए आपको पहले करनी होगी बीटेक। इवन बीटेक में भी इतनी जरूरत नहीं है, पहले करो बीटेक, ठीक है, फिर करो एमटेक, और फिर करो पीएचडी। तो बिल्कुल सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने काम की नहीं है, तो इन चीजों को हम लोग सीधा याद कर कर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी बिल्कुल यहां पर बिल्कुल हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगेन क्वेश्चन हिंदी में है, और हिंदी को हमें करना होगा इंग्लिश में। क्वेश्चन क्या कहता है? सल्फर डाइऑक्साइड को के समीप ले जाने पर सफेद धुआं निकलता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका हो गया फ्लोरीन, ये आपका हो गया कार्बन, और ये आपका हो गया अमोनिया। चलिए, तो आपको बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड को किसके कांटेक्ट में लेकर जाते हैं तो सफेद धुआं निकलता है। ठीक है, सब सफेद धुआं निकलता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम लेकर जाते हैं इसे अमोनिया के कांटेक्ट में तो किस तरह का धुआं निकलता है, तो यहां से सफेद धुआं निकलता है। फॉर दिस क्वेश्चन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डी पार्ट यहां पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। अमोनिया निम्न में से किस धातु पर जंग का प्रभाव डालती है? ठीक है, अमोनिया इनमें से किस धातु पर जंग का प्रभाव डालती है? ठीक है, अमोनिया की वजह से किस मेटल पर कोरोजन हो जाता है? ठीक है, किस मेटल पर कोरोजन हो जाता है? ठीक है, तांबा आपका हो गया कॉपर, पीतल आपका हो गया ब्रास, ठीक है, स्टील आपका हो गया स्टील, और ऑप्शन डी कहता है ए एंड बी बोथ। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो अमोनिया की वजह से कौन से मेटल पर जंग लगता है? ठीक है, यानी कि कोरोजन की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले ये क्वेश्चन बताया है कि अगर अमोनिया को हम लेकर जाते हैं कॉपर और ब्रास के साथ तो यहाँ पर कोरोजन लगता है, तो इसीलिए अमोनिया को कॉपर और ब्रास के साथ यूज नहीं करना चाहिए। अमोनिया को हमें यूज करना चाहिए नॉन फेरस मेटल के साथ। अमोनिया को हमें फेरस मेटल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अमोनिया को हमें फेरस मेटल्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और फेरस मेटल्स में आपके कौन से हैं? एक आपका है आयरन और एक आपका है स्टील। ठीक है, तो अमोनिया को हमें फेरस मेटल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। फेरस मेटल में एक आपका है आयरन और एक आपका क्या है? स्टील। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी पार्ट क्या कहता है? ए और बी दोनों। ठीक है, तो डी पार्ट हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। डी पार्ट हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड, डी पार्ट हमारा यहाँ पर बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहां तक एक बार देखो जल्दी से। फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। बिल्कुल भाई, हम ठीक हैं, आप बताओ। ठीक है, कैसी तैयारी वैयारी चल रही है? दम लगा दो पूरा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। ठीक है, आरएसी का भी अच्छा खासा है, और साथ में आपको नॉन टेक तो भैया पढ़ना ही पड़ता है, तो अच्छी खासी चीज़ें आपके पास हैं। तो मेहनत करके, मन लगाकर, दम लगाकर पूरा पढ़ो, ताकि टाइम रहते हुए आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल 2 दिन में ये टॉपिक आपका कंप्लीट, एंड आफ्टर दैट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अच्छा सा। मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा साइकोमेट्री देखें, क्योंकि साइकोमेट्री एक मज़ेदार सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल है पूरा। ठीक है, आपकी डेली लाइफ से रिलेट करता है, तो साइकोमेट्री सोच रहा हूँ, या साइकोमेट्री के अलावा फिर हम VCRS VRS, ठीक है, और आपका जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन होता है, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दो में से एक टॉपिक अपना उठाएंगे, कवर करेंगे, और फिर हम लोग बढ़ेंगे अपना जो चीज़ें आती हैं वो आपकी कंपोनेंट से ज़्यादा आती हैं, जैसे कंप्रेसर क्या है, इवेपोरेटर क्या है, कंडेंसर क्या है। ठीक है, और आपकी एक्सपेंशन डिवाइसेस क्या हैं। ठीक है, जैसे कैपिलरी ट्यूब क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बन जाते हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे चलेंगे प्यार से और सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो आपका पहले एयर हो गया, फिर हमने देखा अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने एक नए रेफ्रिजरेंट की तरफ, और ये आपका होगा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे यही बात आती है कि सल्फर डाइऑक्साइड हमारा किस तरह का रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, तो यह है हमारा एक इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। 7 हमें क्या बताता है? 7 हमें बताता है इनऑर्गेनिक, और 44 हमें बताता है सल्फर डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा किस प्रकार का एक रेफ्रिजरेंट है?
सल्फर डाइऑक्साइड हमारा एक इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमारी ये हो गई कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह हमारा एक इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा इसके अंदर क्या क्या और चीजें होती हैं। तो सबसे पहला कलरलेस गैस है। ठीक है, यह एक रंगीन गैस या तरल है, ये गैसियस और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। अगर इसके कलर की हम बात करेंगे तो कलरलेस है, जैसे एयर आपकी क्या है, कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं है, यानी कि ये रंगहीन होता है। ठीक है, चलिए फिर बच्चे बात आती है कि क्या यह टॉक्सिक है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यह भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, यह भी कैसा है, जहरीला है, और साथ ही साथ इससे भी पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर, ठीक है, इसका ये भी होता है। ठीक है, तो यह बेहद विषैला होता है और इसमें तीखी जलन पैदा करने वाली गंध होती है। ठीक है, पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर इसका होता है। ठीक है, और यह है विषैला यानी कि जहरीला यानी कि टॉक्सिक भी बिल्कुल होता है। ठीक है, फिर बच्चे दो बात आती हैं कि क्या यह फ्लेमेबल है, ठीक है, या नॉन फ्लेमेबल है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसके अंदर एक तो चीज सही है कि यह कैसा है, नॉन फ्लेमेबल है, यानी कि गैर ज्वलनशील है। ठीक है, यह जलेगा नहीं, तो ये इसके अंदर एक ठीक ठाक सी बात हो जाती है। चलिए फिर बच्चे मैं आपको बताता हूं कि रेफ्रिजरेंट हमारा सबसे पहला तो लीक नहीं करना चाहिए, लेकिन लीकेज हम कुछ भी कर लें, हो सकता है। ठीक है, चांसेस पूरे होते हैं। ठीक है, तो लीकेज अगर हो रहे हैं तो उसे डिटेक्ट करना यानी कि उसे पकड़ना भी हमें आना चाहिए कि हम उसे किस तरह से पता लगाएं कि कहां से यह लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो द लीकेज ऑफ इट मे बी डिटेक्टेड बाय ब्रिंगिंग एक्वस अमोनिया। ठीक है, एक्वस अमोनिया को अगर हम लेकर जाते हैं, ठीक है, अगर एक्वस अमोनिया को हम लेकर जाते हैं जहां पर लीक हुआ है, तो वहां से व्हाइट स्मोक यानी कि सफेद धुआं निकलता है। कॉम्बिनेशन भाई वही बन गया, इससे पहले का जो कॉम्बिनेशन था वहां पर रेफ्रिजरेंट था अमोनिया, ठीक है, और हम कैंडल लेकर गए किसकी, कैंडल लेकर गए हम सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, और धुआं निकला सफेद। यहां पर भी कॉम्बिनेशन वही है, यहां पर रेफ्रिजरेंट हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और लेकर हम किसे गए हैं, एक्वस अमोनिया को। ठीक है, और अमोनिया को जैसे ही लेकर हम जाएंगे तो धुआं निकलेगा सफेद और हमें लीक का पता चल जाता है। ठीक है, जलीय अमोनिया को रिसाव के पास लाकर इसके रिसाव का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां से किस तरह का धुआं निकलेगा, यहां से सफेद कलर का धुआं निकलता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, चलिए तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या है, R744 इज द सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट की तरफ। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, ये थोड़ा सा R764 होना चाहिए। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि यह R764 होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड? क्यों बच्चों, क्या यह आपका R764 नहीं होना चाहिए? एडिटिंग क्यों नहीं, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो सल्फर की अगर हम बात करेंगे तो 16s32, ठीक है, और ऑक्सीजन 8O16, तो ये आपका 32 प्लस 2 × 16 यानी कि 64। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए R764। ये आपका होना चाहिए क्या, R764। ठीक है, R764 इज द सल्फर। ये चीज तो भाई आपको बतानी चाहिए थी। अगर आप ये चीजें नहीं पकड़ पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका दिमाग खुला हुआ नहीं है। ठीक है, ये चीज तो आपको बतानी चाहिए थी।
ये चीज तो आपको बोलनी चाहिए थी। R764, ठीक है। निकालने भी सिखा दिया, सीधा सीधा मैंने आपको बता भी दिया। अगर आप फिर भी चीजों को नहीं पकड़ रहे हो, ठीक है, तो ये तो फिर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हो। इससे तो मुझे यही पता लगेगा कि आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड R744 और सल्फर डाइऑक्साइड आपका होता है R764। ये तो मैंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी यही लिखा हुआ है, इसके लिए भी यही लिखा हुआ है, तो दिमाग में आ गई चीज़। चलिए, तो ऐसा करते हैं, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। आज की कहानी को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, और कल हम लोग जो मिलेंगे वो हम मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि R744 के साथ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चीजों को रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। छोटे मोटे जो डाउट्स हैं, वैसे तो जितना मैं पढ़ाऊंगा यहाँ से कोई डाउट आने का ऐसा कोई सवाल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि डाउट लायक इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो चीजों को पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और हम स्टार्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि R744 से। और जल्दी कोशिश करते हैं कि इस वीक में इस टॉपिक को कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। बाकी इसकी कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। पिछली स्लाइड पर ले जाकर छोड़ दें, ठीक है। तो बिल्कुल इसे पिछली वाली स्लाइड पर ले जाकर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं कल।